मैं शिवानी श्रीवास्तव, मैं वाराणसी से हूँ। मैं जानना चाहती हूँ घर से बाहर मुझे क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। मैं संध्या सिन्हा पटना से बोल रही हूँ। लॉकडाउन के बाद घर से बाहर निकलने पर क्या क्या सावधानियाँ बरतें। मेरा नाम बीएन प्रसाद है, मैं जमशेदपुर से हूँ। मेरा प्रश्न है कि लॉकडाउन हटने के बाद यात्रा करने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। एक तो बिल्कुल बचपना नहीं दिखाना है, बहुत डर डर के रहना है। अगर हमारी छोटी सी गलती से ये अब तक की मेहनत बेकार हो गई तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो इसलिए हमको बहुत एहतियात करनी है। हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और सारी हाइजीन का प्रयोग। जो कस्टमर हैं उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग, उनके भी हाथ को सैनिटाइज कराना है। अपनी दुकान के सरफेसेस को सैनिटाइज रखना है। गाड़ी में 2 से ज़्यादा आदमियों को लेके नहीं चलना है। और सेफ डिस्टेंस 2 मीटर का मैं औसतन बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने भी बताया है। तो 2 मीटर का सेफ डिस्टेंस हम रख कर रहेंगे तो हम इसमें अपनी लड़ाई में कामयाबी को जारी रखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ये मेरी ऐसी प्रार्थना है। मैं प्रीति अखौरी प्रयागराज से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि कई हॉस्पिटल में कोरोना के मरीज हैं। यदि ऐसे में किसी और बीमारी के वजह से हॉस्पिटल जाना पड़े तो मरीज और उसका अटेंडेंट क्या सावधानी रखें। हाँ, मेरा नाम राहुल और मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा सवाल ये है कि कई हॉस्पिटल में कोरोना के बहुत मरीज हैं, तो ऐसे में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से चिंटू बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि हॉस्पिटल में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नहीं, देखिए, हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ कोरोना के मरीज हैं उनको अलग वार्ड्स में रखा गया है और उनको कोविड वार्ड बना दिया गया है। वहाँ पे जनरल पेशेंट का आवाजाही बिल्कुल नहीं होगी। और जो डॉक्टर, नर्सें और वार्ड बॉय उन पेशेंट्स को देख रहे हैं उनकी ड्यूटी जनरल वार्ड में नहीं लगाई जाएगी। तो जो जनरल ओपीडी हैं और कोरोना के ओपीडी हैं उनको भी अलग रखा गया है। तो हमारे लोगों में बहुत से लोग अस्पताल इसलिए भी नहीं जा रहे हैं कि वो डर रहे हैं कि हम अस्पताल जाएंगे तो कोरोना संक्रमण हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मास्क लगा के रहें। कोरोना के मरीज आइसोलेटेड हैं, उनसे आपको कोरोना ऐसे नहीं लगेगा जब आप एहतियात करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखेंगे। और अगर किसी स्टेज पे ये ज़रूरत पड़ेगी, हम इस बात पे भी विचार कर रहे हैं, किसी स्टेज पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ज़्यादा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का प्रयोग समाज में भी करेंगे। उसकी सेफ्टी का इस्टेब्लिश कर रहे हैं और हमारे पास हर चीज़ का इलाज है। अभी आज जो तो चंडीगढ़ में एक नया टीका भी जो है वो अभी उस पर भी तजर्बा किया गया है। बहुत हमारे पास बहुत इलाज है और हम इस मामले में भी, इस पद्धति में भी पूरी दुनिया से आगे चल रहे हैं। मैं शिवानी श्रीवास्तव, मैं वाराणसी से हूँ। मैं जानना चाहती हूँ घर से बाहर मुझे क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। मैं संध्या सिन्हा पटना से बोल रही हूँ। लॉकडाउन के बाद घर से बाहर निकलने पर क्या क्या सावधानियाँ बरतें। मेरा नाम बीएन प्रसाद है, मैं जमशेदपुर से हूँ। मेरा प्रश्न है कि लॉकडाउन हटने के बाद यात्रा करने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। एक तो बिल्कुल बचपना नहीं दिखाना है, बहुत डर डर के रहना है। अगर हमारी छोटी सी गलती से ये अब तक की मेहनत बेकार हो गई तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो इसलिए हमको बहुत एहतियात करनी है। हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और सारी हाइजीन का प्रयोग। जो कस्टमर हैं उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग, उनके भी हाथ को सैनिटाइज कराना है। अपनी दुकान के सरफेसेस को सैनिटाइज रखना है। गाड़ी में 2 से ज़्यादा आदमियों को लेके नहीं चलना है। और सेफ डिस्टेंस 2 मीटर का मैं औसतन बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने भी बताया है। तो 2 मीटर का सेफ डिस्टेंस हम रख कर रहेंगे तो हम इसमें अपनी लड़ाई में कामयाबी को जारी रखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ये मेरी ऐसी प्रार्थना है।
और इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि यूपी में 2400 के पार हो चुका है मरीजों का आंकड़ा। 44 लोग जो है, आपको बता चुके हैं कि इस 44 लोगों की जान जा चुकी है। 698 लोग हो चुके हैं ठीक। राज्य में 64 जिले इससे प्रभावित हैं। तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव सिचुएशन है, स्टैट्स लगातार बढ़ रहे हैं पीड़ितों के। हम देख रहे हैं पॉजिटिव मामले, टेस्टिंग तेजी से हो रही है और उसी का असर की ये जो लिस्ट भी आई, आपने देखा जोन्स का जब हम जिक्र करते हैं तो काफ़ी अलर्ट रहना होगा। और 2400 के पार मरीजों का आंकड़ा यूपी में हो चुका है और अब तक 44 लोगों की जान जा चुकी है। तो कोरोना का कहर यूपी में भी बरकरार। 698 लोग, हालांकि अच्छी बात यह है कि 698 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। तो जब हम बनारस की बात करें, वहां पर भी 3 नए केस सामने आ गए और कुल केस वहां पर 64 हो जाते हैं। अगर हम गौतम बुद्ध नगर का जिक्र करें, वहां पर भी मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं लगातार। अलग अलग जगहों से जो है अभी मामले बढ़ने की ही खबर आ रही है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, प्रशांत लखनऊ से और हमारे साथ आरिफ आगरा से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, लखनऊ में भी हम देख रहे हैं कि आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। जी बिल्कुल जीनत, जिस तरीके से बात करें राजधानी लखनऊ में सतर्कता जरूर बढ़ती जा रही है, रेड जोन में भी है, लेकिन उसके बाद भी आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। अगर देखा जाए तो 3 सब्जी मंडी के लोगों के निकलने के कोरोना पॉजिटिव के बाद और एक जो नर्स थी और उसके मकान मालिक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में अब 237 हो गई है संख्या राजधानी लखनऊ की। तो ऐसे में जो यहाँ तमाम कवायद चल रही थी उसके बीच में आंकड़ा थम नहीं रहा है, बराबर से अगर देखा जाए तो बढ़ ही रही हैं संख्याएं। इसको लेकर के भी जिला प्रशासन काफी सजगता बरत रहा है। लोगों को बाहर नहीं निकलने के लिए बार बार कहा जा रहा है, जो लोग जबरदस्ती निकल रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है। लेकिन जो आंकड़ा है, आंकड़े पर अगर बात की जाए तो डेली 3-4 इस तरीके से आंकड़ा आ ही रहा है। तो इस कारण आज राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो 237 हो गई है। वहीं अगर इसके समीप के जनपद की बात करें, बाराबंकी की बात करें, जो एकदम सटा हुआ है, वो कल तक ग्रीन जोन में था, लेकिन आज एक कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद अब ऑरेंज जोन में आ गया। तो ऐसे में लोगों की थोड़ी सी लापरवाही, जो उनको रियायतें ग्रीन जोन वाली मिलने वाली थी, अब ऑरेंज जोन में आने से रियायतें काफी कम हो जाए थे। तो लोगों को खुद इस लॉकडाउन के प्रति लड़ना होगा और समझना होगा कि उनकी सावधानी ही बचा सकती है। बिल्कुल, ये लोगों को समझना होगा और अभी भी लापरवाही अगर करते हैं तो बहुत दुखद, बहुत डरावनी तस्वीर हो जाएगी। आरिफ, आगरा टॉप पर चल रहा है, तकरीबन 600 मामले होने वाले हैं यहाँ पर। किस तरह से वहां पे जनजीवन है अभी का? देखिए जीनत, आगरा एक ऐसा जिला है जहां उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं और लगातार ये तादाद बढ़ती जा रही है। रोजाना 25-30 का आंकड़ा है जो पार हो रहा है और करीब 600 के आसपास ये आंकड़ा अब बढ़ने वाला है। देखिए, जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है उसी तरह से लोग दहशत में भी आ रहे हैं, लोग खौफ में भी आ रहे हैं। हालांकि जो लॉकडाउन को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग है वो अच्छे से मेंटेन की जा रही है। पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है पूरा शहर, और शहर के आसपास की जो सीमा है वो सील कर दी गई है। कोई भी आदमी बाहर नहीं निकल रहा है जीनत, लेकिन उसके बाद भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ना ये बेहद चिंता का सबब है और इसको लेकर बड़ी रणनीति बनाने की जरूरत पड़ रही है। देखिए, दूसरी बात यह है कि भले ही संख्या बढ़ रही हो, लेकिन आगरा में जो मरीज है वो भी बड़ी संख्या में ठीक हो रहे हैं। तकरीबन 150 के आसपास मरीज ठीक भी हुए हैं। ये भी अच्छा सुखद पहलू है, लेकिन 25-30-40 रोजाना मरीज आना ये बहुत बड़ा। आरिफ, आगरा के बारे में एक बात बताइएगा, क्योंकि वहां पर आंकड़े बहुत ज्यादा हैं और हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा है। तो किस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? टेस्टिंग को लेकर, टेस्टिंग बहुत ज्यादा बेटर हो रही है, ये रीजंस, या फिर पैनिक क्रिएट ना हो, क्योंकि आपको सिर्फ बीमारी से नहीं, लोगों में तनाव ना आ जाए, उससे भी लड़ना है। और वहां पे किस तरह से काम प्रशासन कर रहा है, ये बताइएगा। देखिए, प्रशासन अपना बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत हमने गौर से देखा है, तमाम लोगों को खाना भी दिया जा रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, टेस्टिंग का सवाल है। देखिए, आगरा में 2 लैब है, एक सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज है, यहाँ लैब है, दूसरा जालमा इंस्टीट्यूट है, वहाँ लैब है। तो दोनों लैबों में बहुत जबरदस्त तरीके से टेस्ट हो रहे हैं। जो भी मिल रहा है, जिस तरह से लग रहा है कहीं संदिग्ध है, तो पूरी तरह से पूल टेस्टिंग तक की जा रही है। देखिए, अभी 94 पुलिसकर्मी क्वारंटीन है, उनकी भी पूल टेस्ट अभी थोड़ी बहुत देर में आने वाली है। तो पूल टेस्ट बड़ी संख्या में यहां हो रहे हैं और उसका नतीजा है आंकड़े बढ़े हैं। जब टेस्टिंग ज्यादा होगी तो निश्चित तौर पर आंकड़े बढ़ने हैं, ये निश्चित तौर पर माना जा सकता है। तो प्रशासन अच्छे कदम उठा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशांत भी हमारे साथ है। ठीक,
प्रशांत, टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और लखनऊ में भी जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, पहले तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि लखनऊ में इतने मामले आ जाएंगे। दूसरी बात, ये मामले बढ़ रहे हैं तो टेस्टिंग को लेकर भी, और अब क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पैनिक क्रिएट ना हो ये भी जरूरी है। पेशेंस भी कई बार लोगों के जवाब दे जाते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर पैनिक क्रिएट ना हो तो अगर इसी में देखा जाए जिस तरीके से पुलिस के मामले बढ़ रहे थे तो उसके लिए एक परामर्श केंद्र यहाँ डीजीपी कार्यालय में बनाया गया, जिससे पुलिस वाले जो है संक्रमण को किस तरीके से रोका जाए ड्यूटी के दौरान, उसके लिए परामर्श यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसी तरीके से प्रशासन काफ़ी सजग है, जो लोग हैं उनको बार बार समझाया जा रहा है, पुलिस की तरफ से बार बार गश्त में इस बात को बताया जा रहा है घर में रहे, अनावश्यक घरों से ना निकले। ऐसे कई प्रयास है, पूल टेस्टिंग के अलावा और जो तमाम तरीके हैं, जो तमाम एहतियात हैं वो बार बार बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से सजगता दिखाई जा रही है। साथ ही साथ इस तरीके के परामर्श केंद्र, अगर बात करें राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा, पुलिस जो है वो तनाव में ना हो ड्यूटी के समय इस तरीके के, तो उनके मनोविज्ञान की तरफ से जो है वो एक परामर्श केंद्र शुरू किया गया। तो इस तरीके की कई चीजें लेकर के आई गई हैं सामने की, जिससे कि जो आम लोग हैं वो तनाव में ना आए और कोरोना के लिए जो सतर्कता है उसको फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क लगाएं, साथ ही साथ जो चीजें जरूरी बताई गई हैं गाइडलाइन उनको फॉलो करें। लेकिन इस तरीके के परामर्श केंद्र कहीं ना कहीं उन लोगों में तनाव कम करने का कारण भी कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल, तो प्रशासन भी अपने स्तर पर अलर्ट है और आम लोग भी जो है कोशिश यही है कि संयम के साथ सहयोग करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। जब हमने अभी लखनऊ की बात की, हमने आगरा की बात की, बात कानपुर की भी जरूरी हो जाती है। 14 नए केस सामने आ गए हैं। दुर्गा हाउसिंग सोसाइटी में 14 संक्रमित मिले हैं। कपूर परिवार के 4 अन्य परिजन भी पॉजिटिव है। 24 घंटे में 28 मरीज मिले हैं। आंकड़ों की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। पहले सुनने में आता था 1 मामला, 2 मामला, 3 मामले, 4 मामले, बमुश्किल 5 हो जाते थे, लेकिन अब देखिए 20, 25, 30, 15, 20 इसी तरह से जो है मामले बढ़ रहे हैं। अब एक साथ 14 कोरोना पॉजिटिव जो हैं कानपुर में मिले हैं। तो हाउसिंग सोसाइटी में 14 कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक कपूर परिवार है कोई जिसका जिक्र हो रहा है। इनके 4 अन्य परिजन जो हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो 24 घंटे में 28 मरीज मिले हैं। अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित जी, आंकड़े तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या कारण है? टेस्टिंग या लापरवाही? देखिए जीनत, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें दोनों चीजें जुड़ी हैं। ना तो टेस्टिंग प्रॉपरली हो पा रही है और लापरवाही कहीं ना कहीं इसमें सबब बनती जा रही है। अगर कानपुर की बात की जाए, जिस प्रकार कानपुर का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, 250 को 2 आंकड़े रह गए 250 को छूने को, यानी 250 250 मरीज माने रखता है। और जिस प्रकार से स्पीड बढ़ती जा रही है और हॉटस्पॉट एरिया का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। अब हॉटस्पॉट एरिया के दायरे की शुरुआत 5 से 14, 17, 23 और 30 और यह 31वां एक नया जुड़ गया है। जिस सोसाइटी की बात की जा रही है उस सोसाइटी में कपूर परिवार के 4, क्योंकि केजीएम में जो रिपोर्ट आई है उसमें 14 लोगों की रिपोर्ट आई है, उसमें इन 4 का भी जिक्र है, यानी 4 इनका इस फैमिली के मेंबर्स हैं, 10 और अगर हम कल से लेकर आज तक की बात करें तो सबसे ज्यादा अब इस पूरे इस सेगमेंट में पुलिस ऑफिशियल्स, पुलिस के कांस्टेबल्स जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो इससे अफेक्टेड हो जा रहे हैं, क्योंकि वो ड्यूटीज अपनी दे रहे हैं, वो प्रिकॉशंस पूरे नहीं ले रहे हैं और लोग अभी भी इस ऐप को छुपा रहे हैं। स्वास्थ्य महकमा उनके पास जा नहीं सकता है संकोच में, क्योंकि रमजान के इस मुबारक महीने में हर व्यक्ति अल्लाह की इबादत करता है। कहीं ना कहीं जिनको बुखार है वो पैरास्टामोल या कोई ना कोई कैल्पोल या ऐसी दवाइयां खा के अपने ऐप को छुपा रहे हैं, जिसका परिणाम ये है कि अब एक एक करके चीजें बढ़ रही हैं। और इसके अलावा जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ 46 × 2 यानी 46 गुना 92 रिपोर्ट्स एक स्लाइड में एक शिफ्ट में आती हैं। और जिस प्रकार से टेस्ट आ रहे हैं उनको करना 78 घंटे तक उनका वेट करना पड़ता है। उसके चलते जो प्रोसीजर में कहीं ना कहीं डिले हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारी ने इस टीम को जरूर बढ़ाया गया है, 75 से ज्यादा टीम्स लगाई गई हैं जो ब्लड के सैंपल्स ले रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की अवेयरनेस पूरी प्रॉपर नहीं है और अधिकारियों को कि अब लोग जो है इस चीज को गंभीरता से समझे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, ऑरेंज और ग्रीन जोन में खुलेंगी शराब की दुकानें। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक की दुकानें खुलेंगी। स्टैंड अलोन दुकानें रहेंगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। देखिए, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि एक रिवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स भी होता है और जिस तरह से अनाउंसमेंट हुई लॉकडाउन के, एक बार फिर से ये बहुत बड़ा सवाल था। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, क्या और अपडेट्स हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों जो वित्त विभाग की ओर से आंकड़ा जारी किया गया था उसमें खास तौर पर मेंशन किया गया था कि आबकारी से जो राजस्व प्राप्त होता था
उत्तर प्रदेश सरकार को, वो पिछले 1 महीने से बहुत ही खराब उसका राजस्व रहा है, यानी कि कहीं से भी राजस्व की प्राप्ति हो नहीं पा रही है सरकार को। और इसके अलावा जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि जो ग्रीन जोन वाले जिले हैं वहां पर कुछ चीजों में राहत दी जाएगी, छूट दी जाएगी, तो ये भी बार बार सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या इन एसेंशियल चीजों में लिकर की बिक्री भी शामिल होगी, जिसको लेकर के कल भी मंथन चला, आज भी मंथन हुआ, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि चीफ सेक्रेटरी इसको लेकर की नई गाइडलाइंस जो है वो जारी करेंगे। फिलहाल जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं इसके मुताबिक सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे के बीच में ग्रीन जोन वाले जिले और ऑरेंज जोन वाले जिले इसमें शराब बिक्री रहेगी। इसके अलावा खास बात ये होगी कि होटल और रेस्टोरेंट के जो बार हैं वहां पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करवाया जाएगा। एक शॉप पर 5 से ज्यादा लोगों को खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। और इसी के साथ सरकार ने कम से कम ये तो साफ कर दिया है कि अब जिस तरीके से राजस्व को लेकर के हानि हो रही है उसकी प्राप्ति के लिए सरकार ने एक रास्ता खोल लिया है। साथ ही साथ जो ग्रीन जोन वाले जिले हैं वहां पर लोगों को कम से कम ये सुविधा मिल सकेगी। जीनत, ठीक, ये बड़ी बात। लेकिन एक चीज और अनामिका बताइएगा कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ये उम्मीद किए हुए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग भी बढ़ रही है, क्या सिर्फ अभी यहाँ पर हम शराब को लेकर ही देखें थोड़ी राहत, या और भी कहीं आने जाने को लेकर भी मिल सकती है? कुछ अब जोन के हिसाब से ही डिसाइड रहेगा क्या? देखिए, ग्रीन जोन में कुछ राहत देने की, कुछ छूट देने की बात यहाँ पर सामने आई है, जिसमें एसेंशियल चीजें हैं, कुछ मार्केट्स हैं। इसके अलावा निजी वाहनों को लेकर के भी जो बात चल रही थी वो भी जिलाधिकारी के ही ऊपर निर्भर करेगा कि जिलाधिकारी अपने जिले के हालात को देखते हुए ये फैसला करेंगे कि उन्हें अपने जिले में किस तरीके की एहतियात बरतनी है। जो ऑरेंज जोन वाले जिले हैं वहां पर उतनी छूट नहीं दी जाएगी, वहां पर भी जिलाधिकारी तय करेंगे। इसके अलावा जो ग्रीन जोन वाले जिले हैं उसमें कुछ बड़े मार्केट, कुछ बड़े स्टोर्स के खोलने के साथ साथ एसेंशियल चीजें, इस पर लोगों को राहत दिखाई देगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरें और रहेंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कोरोना संकट पर सुकून देने वाली खबर आई है। 10 लाख टेस्ट में भारत में सबसे कम मरीज है। इटली, अमेरिका में थे भारत से 4 गुना मामले। आईसीएमआर ने जारी किए हैं आंकड़े। भारत की हालत काफी बेहतर है। 10 लाख टेस्ट पर मरीजों के आंकड़े जारी हुए। दुनिया के कई देशों से ये बेहतर स्थिति में है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, यूं तो हम आबादी में बाकी मुल्कों से बहुत आगे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बीमारी में हम बहुत पीछे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। 10 लाख टेस्ट में जब आप इटली, स्पेन, जर्मनी, अमेरिका की बात करेंगे तो वहां पर केसेस ज्यादा है एज कंपेयर इंडिया, और ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। और इस अचीवमेंट के पीछे के कारण जब समझे जाते हैं तो सबसे पहले आता है कि सही समय पर लॉकडाउन कर देना, सोशल डिस्टेंसिंग को जो है सख्ती के साथ फॉलो कराना, और उसके बाद सरकार के समय समय पर उठाए गए कदम। तो जब हम भारत की बात करते हैं तो देखिए, 10 लाख टेस्ट का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो 39,980 भारत में, अमेरिका में आप ये देखिए 16,04,620, जर्मनी में 73,522, स्पेन में 2,194, टर्की में 11,07,589, और इटली में अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें, माफ कीजिए, टर्की की बात करते हैं तो 1,17,589, और इटली की बात करते हैं तो 1,52,721। तो आप अंदाजा लगाइए। और जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो 1,64,620। ये प्रति 10 लाख पे जो आंकड़े आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो भारत के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर यह है कि प्रति 10 लाख पर फिलहाल जो आंकड़े आए हैं वो बहुत सुखद है कि एज कंपेयर बाकी मुल्कों के यहाँ पर सही स्थिति है। उतने मरीज नहीं आ रहे जो कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जैसे हम जर्मनी का जिक्र करें, इटली या बाकी मुल्कों में, स्पेन की बात करें, यहाँ पर आए थे। और इसे बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह से स्टेप्स उठाए गए, जिस तरह से लॉकडाउन किया गया, लॉकडाउन को समय समय पर बढ़ाया गया और लोगों को भी अवेयर किया गया। फिर आरोग्य सेतु ऐप का जिक्र होता है, और जिस तरह से सरकार ने स्टेप्स उठाए समय दर समय, तो इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा रहा है।
जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ हंदवाड़ा में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई। यूपी और उत्तराखंड के 2 लाल शहीद हुए हैं। बुलंदशहर के कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हुए। अल्मोड़ा का एक जवान दिनेश सिंह शहीद हुआ। सेना के 2 अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हुए। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। यूपी उत्तराखंड के 2 लाल शहीद हो गए हैं। बड़ी खबर यूपी और उत्तराखंड का हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से ये मुठभेड़ हुई उसमें अल्मोड़ा का एक जवान दिनेश भी शहीद हुआ। मुठभेड़ में आतंकी जो थे 2 वो भी ढेर हुए हैं। हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ जिसका हम जिक्र करें, ऑपरेशन में सेना के 2 अफसर समेत 5 जो हैं वो शहीद हुए हैं। और इन शहीद होने वालों में यूपी और उत्तराखंड से भी हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। तो जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और उसमें सेना के जवान भी शहीद हुए, साथ ही 2 आतंकी भी ढेर हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सेना के यहाँ 2 आपको बता दें विदेशी आतंकियों को मार गिराया सेना ने। इस ऑपरेशन में सेना के 2 बड़े अफसर समेत 5 जवान शहीद हुए। शहीदों में एक कर्नल, एक मेजर, 2 सेना के जवान और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन में, इस पूरे ऑपरेशन में 21 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हो गए और कई सफल ऑपरेशन का वो हिस्सा रहे थे। जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ जो है शनिवार से ही चल रही थी।